कहानी की शुरुआत में हमें मार्स प्लेनेट दिखाया जाता है, जहां नासा ने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को भेजा होता है वहां की मिट्टी के सैंपल्स लेने के लिए। वो मिट्टी का सैंपल्स ले ही रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि यह बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और अब उन्हें अपने मिशन को वही रोकना होगा और जितने जल्दी हो सके उन्हें अपने स्पेस शटल में वापस जाना है। अब ये सभी एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस शटल की तरफ बढ़ रहे होते, तभी उनमें से एक एस्ट्रोनॉट जिनका नाम मार्क बोटनी, उनसे कोई चीज टकराती है और वो उस तूफान के लपेटे में आ जाते हैं। हालांकि उनकी जो कमांडर थी वो उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश करती है, लेकिन बोटनी का कुछ भी पता नहीं चलता। अब वो सब ये समझ लेते हैं मार्क शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये सब अपनी फ्लाइंग शिप में बैठकर उस प्लेनेट से निकल जाते। लेकिन मार्स प्लेनेट पर तूफान थमने पर हमें पता चलता है कि मार्क अभी भी जिंदा है, लेकिन उनके पेट के अंदर कोई रोड घुसी हुई होती है जिससे कि उसे काफी दर्द हो रहा होता है। वो किसी तरह अपने कैबिन में आ जाता है और अपनी बॉडी से उस रोड को निकालते हैं। अब मार्क बोटनी यहाँ किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कांटेक्ट करने का जितना भी इक्विपमेंट थे वो सब तूफान की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अब मार्क वहाँ अकेले फंसे हुए हैं और उनके बाकी साथियों को लगता है कि वो मारे जा चुके हैं। अब अगर उन्हें इस प्लेनेट से बाहर निकलना है तो उन्हें अगले 4 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नासा का नेक्स्ट प्रोजेक्ट 4 साल बाद होगा। लेकिन मार्क 4 सालों तक इंतजार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास 4 सालों तक जिंदा रहने के लिए खाना नहीं होता और अब उन्हें किसी भी तरह अपने लिए खाने का बंदोबस्त करना होगा। इसलिए अब वो ये डिसाइड करता है कि वो मार्स की लैंड पर खेती करेगा। अब यहाँ उनके पास आलू होते हैं, तो वो डिसाइड करता है कि इन्हीं आलू से वो और भी आलू उगाएगा और शायद इसलिए वो सारे साइंटिस्ट इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इस प्लेनेट की मिट्टी पर। अब मार्क अपनी डायरी में कुछ नोट्स बनाने लगता है और बाहर जाके मिट्टी में खेती करने लगता है ताकि वो आलू को उगा सके। लेकिन यहाँ ये एक प्रॉब्लम थी कि मार्स पर पानी काफी कम था। उसके पास बस वही पानी था जो कि साइंटिस्ट अर्थ से लेकर आए थे, तो ये पानी यहाँ रहने के लिए काफी नहीं था। लेकिन लकीली मार्क एक बोटनिस्ट था, तो वो जानता था कि पानी को किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है और ये सारी फार्मिंग किस तरह से की जा सकती है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिक्स करके उसे जलाने से पानी बनता है और यहाँ पर मार्क के पास सारी चीजें होती है। पर यह फर्स्ट टाइम जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन डालता है तो वह बड़ा सा धमाका होता है, क्योंकि वह उनसे उस ऑक्सीजन की कैलकुलेशन नहीं की होती जो कि वो वहाँ से अपने अंदर ले रहा था। लेकिन नेक्स्ट टाइम सही कैलकुलेशन के साथ वो जब फिर से ट्राई करता है तो यहाँ पर पानी बनना स्टार्ट हो जाता है। अब मार्क उस जगह पानी प्रोड्यूस करता है जहाँ पर सॉइल में उसने वो पौधे उगाए होते हैं। अब कुछ ही दिनों बाद पौधे जमीन से थोड़े बाहर आने लगते हैं। मार्क ये देखकर काफी खुश हो जाता है, उसमें जीने की एक नई उम्मीद जाग उठती है। अगले सीन में अर्थ पर दिखाया जाता है कि मार्क की डेथ हो चुकी है या उसका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। लेकिन तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सैटेलाइट को देख रही होती है और वो मार्स प्लेनेट की कुछ क्लिप्स देख रही होती है। यह उसे ये पता चलता है कि मार्क अभी भी जिंदा है, क्योंकि वहाँ का पहला पड़ा हुआ सामान वो सामान अब कहीं और शिफ्ट हुआ है। दरअसल ये सोलर प्लेनेट्स थे जो कि मार्क ने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया होता है। वो अपने सीनियर्स को बुलाती है जिससे कि वो समझ जाता है कि मार्क अभी भी मार्स पर जिंदा है। लेकिन वो उन्हें बताते हैं कि अगर हम मार्स पर मार्क को बचाने चले भी गए फिर भी हमारे पहुंचने से पहले भूख से वो वैसे ही मर जाएगा। और उनकी ये बात काफी हद तक ठीक भी थी। दूसरी तरफ मार्क परेशान होने के बजाय नए नए सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता है कि 4 साल बाद जब दूसरा प्रोजेक्ट आएगा और जिस जगह आएगा वहाँ पर पहुंचने के लिए उसे 50 दिन लगेंगे और 70 डेज तो उससे पहले ही यहाँ पर हो चुके हैं। तो वो सोचता है कि बेटर रहने से तो अच्छा है कि ये उस जगह पहुंच जाए। लेकिन वो जगह यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर होती है और जो कार उसके पास होती है तो वो सोलर पैनल्स पे चलती है और वो कार एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मार्क के पास यही एक ऑप्शन होता है। दूसरी तरफ नासा के लोग मार्क की हेल्प के लिए खाना और मदद पहुँचाने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तैयारी करने में 3 महीने लगेंगे। जो फ्लाइंग शिप ही मार्स पर भेजेंगे उसे वहाँ पहुँचने में 12 महीने लगेंगे, यानी कि 1 साल में वो फ्लाइंग शिप मार्स तक पहुंच जाएगी। लेकिन मार्क तो वहाँ पर पहले ही आलू उगा चुका था। वो आलू लकीली काफी ज्यादा थे, लेकिन मार्क जानता था कि आखिर वो कब तक आलू पर ही जिंदा रहेगा। उसे किसी न किसी तरह नासा से कांटेक्ट करना ही होगा। मार्क एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ पर कैमरा होता है। ये ऐसा कैमरा होता है जो कि मार्स की पिक्चर को अर्थ तक भेज सकता है। अब मार्क वहाँ पर 3 बोर्ड भी लगाता है। बीच वाले बोर्ड पर लिखता है कैन यू सी मी, क्या आप मुझे देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में नो लिखता है एंड राइट साइड में यस लिखता है। और अब दुनिया वाले ये देखते हैं तो कैमरे में यस की तरफ मुंह करते हैं। ये देख मार्क बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ये सोच के कि चलो इनको ये पता है कि मैं जिंदा हूँ। अब यह मार्क को ये भी बात बताया जाता है कि उसके लिए खाना भेजा जा रहा है। तब मार्क उनसे पूछता है कि वो साइंटिस्ट जिनके साथ मार्क यहाँ आया था वो अभी भी अर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो क्या उनको आपने बताया कि मैं यहीं पर हूँ। तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि नहीं,
पर हम उन्हें बता देंगे, डोंट वरी। जब मार्क के बाकी टीम को ये बात पता चलती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि वो मार्क को वही मार्स पर ही छोड़ा है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकते। अब अचानक से मार्क ने जहाँ बहुत सारे आलू उगाए होते वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उसकी सारी फसल खराब हो जाती है। जब मार्क काफी उदास हो जाता है और अब उसके पास जितने भी आलू बचे थे वो काफी नहीं थे, क्योंकि जब तक उसके पास खाना या पानी पहुंचता वो भूख से पहले ही मर चुका होता। तो यहाँ वो डिसाइड करता है कि जो खाना वो दिन में 3 बार खाता था वो उसे थोड़ा थोड़ा करके खाएगा ताकि वो जिंदा रह सके। अब दूसरी तरफ जमीन पर हम नासा को देखते हैं जो कि एक रॉकेट लॉन्च कर चुके होते हैं जिसमें मार्क के लिए खाना और जरूरी चीजें थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बुरा हादसा पेश आता है। बदकिस्मती से वो रॉकेट लॉन्च होते ही ब्लास्ट हो जाता है और सारा खाना भी तबाह हो जाता है और अब मार्स तक जो मदद पहुंचने वाली थी वो भी अब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। यह सब बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और अब मार्क को ये पता चलता है तो वो भी काफी मायूस हो जाता है। लेकिन वो नासा को एक मैसेज देता है कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और मेरे पेरेंट्स तक ये मैसेज पहुंचाना कि मेरा काम मुझे बहुत पसंद है और मैं इसमें सिंसियर भी हूँ। अगर मैं इसमें मर भी गया तो इस बात से खुश होगा कि उसने एंड तक हालात का डटकर सामना किया और वो फकर से इस दुनिया से गया। अब वो लोग चाइना से भी हेल्प मांगते हैं और चाइना उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उनकी स्पेस में जाने की पूरी तैयारी होती है। और अब 28 दिनों में नासा चाइना की मदद से दोबारा रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करता है। अब यहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम रिच होता है और ये एस्ट्रोडायनामिक में काम करता है। रिच नासा को एक तरीका बताता है जिससे मार्क बोटनी को बचाया जा सकता है। वो अपना आइडिया बताता है कि जो स्पेसशिप पहले से मार्स से वापस आ रहा है उसे दोबारा मार्स की तरफ कर दिया जाए और पहले से मार्स पर जो स्पेसशिप मौजूद है उसमें से मार्स के ऑर्बिट तक आए तो बाकी साइंटिस्ट उसे ले लेंगे। पर ये सब बहुत ही रिस्की था, इसमें बाकी साइंटिस्ट की भी जान को खतरा था और उन्हें ये सब करने में 19 महीने तक लग सकते थे, इसलिए यह नासा इस चीज को मना कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम मार्क को देखते हैं जो कि कुछ काम में बिजी होता है और वो अभी भी हिम्मत नहीं हारता, वो काफी ज्यादा बहादुर होता है। अब जब नासा ये देखता है कि जो स्पेसशिप अर्थ की ओर आ रहा है अब वो वापस मार्स की तरफ बढ़ रहा है तो वो काफी हैरान होते हैं कि हमने तो ऐसा करने के लिए नहीं कहा। असल बात ये होती है कि वो लड़का जिसने अपने प्लान को बताया होता है उसी ने इन 5 साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट की थी कि तुम लोगों को मार्क को चलकर बचाना होगा क्योंकि वह तुम लोगों का टीम मेंबर था और दूसरा तरीका इस्तेमाल करने पर और कई साल लग सकते हैं और तुम लोग उस तक विद इन मंथ पहुंच सकते हो। इस बात से नासा को बहुत गुस्सा आता है लेकिन चाइना उसे समझाता है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लो। जब मार्क हिम्मत नहीं हार रहा, ये साइंटिस्ट भी अपनी जान की कुर्बानी देते हुए अपने साथी को बचाने जा रहे तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। वो इनको खाना भी पहुंचाते हैं और चाइना की हेल्प से ये लोग मिशन को सक्सेसफुल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब जब मार्क को ये पता लगता है कि उसके साथी उसे लेने आ रहे हैं और उनके स्पेसशिप में इतना फ्यूल नहीं है कि वो मार्स के अंदर तक मार्स के ऑर्बिट तक आ सके तो उसे अपना ही स्पेसशिप तैयार करके मार्स के ऑर्बिट तक आना होगा ताकि वहां से वो अपने साथियों तक पहुंच सके। अब वो स्पेसशिप को तैयार करने लगता है लेकिन जिस फ्लाइंग शिप से वो मार्स से निकलने वाला था उसका वेट काफी ज्यादा होता है, इसलिए मार्क उनमें से फिजूल के पार्ट्स को निकाल देता है क्योंकि अगर वो फ्लाइंग शिप भारी रहा तो मार्स के ऑर्बिट तक नहीं जा पाएगा। और अब मार्क उस स्पेसशिप में बैठकर यहाँ से निकल पड़ता है लेकिन इसी दौरान उसे काफी सफोकेशन हो रही थी और इसलिए वो बेहोश हो जाता है और वो स्पेसशिप पूरी तरह ठीक भी नहीं थी तो इसी वजह से उसे हैंडल करने में भी काफी दिक्कत आ रही थी। अब उसका किसी से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था तो सब काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो सब काफी खुश हो जाते हैं। जमीन पर भी सभी लोग इस मिशन को लेकर काफी फिक्रमंद थे, वो सभी मार्क और बाकी साइंटिस्ट की टीम के लिए दुआएं कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम हो जाती है, मार्क जिस स्पेसशिप में होता है उसके स्पीड को कंट्रोल करना उसके बस के बाहर हो जाता है तो यहाँ वो परेशान हो जाता है कि उसके साथी उसे कैसे बचाएंगे। तो वो अपने साथियों से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने अभी भी हिम्मत नहीं हारी और जल्दी मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल करके तुम तक पहुंच जाऊंगा। अब वो साइंटिस्ट की टीम अपने स्पेसशिप के एक हिस्से को ब्लास्ट करवाते हैं जिससे कि उनकी स्पीड कम हो जाती है। अब उन्हें मार्क बोटनी अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। उस स्पेसशिप की कमांडर एक फ्लाइंग चेयर में बैठकर मार्क को पकड़ने के लिए निकलती है पर जिस रस्सी से वो बंधी होती है वो खत्म हो जाती है। अब मार्क यहाँ पर अपना दिमाग चलाता है, वो अपने स्पेस सूट में होल कर देता है और अपने फ्लाइंग शिप को छोड़ देता है। अब उसके स्पेस सूट से जो हवा निकल रही होती है वो उसे अपने आप को डायरेक्शन देता है और किसी तरह से वो अपने कमांडर तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस कमांडर का हाथ पकड़ने वाला होता है तभी उसका हाथ छूट जाता है। लेकिन जिस रस्सी से वो बंधी होती है मार्क उस रस्सी को पकड़ लेता है और इस तरीके से ये मार्क को अपने स्पेसशिप में वापस ले आते हैं और मार्क की जान बच जाती है। अब हम देखते हैं कि वो सभी अर्थ पर वापस आ चुके हैं
इससे सभी लोग काफी खुश थे। अब यहाँ मार्क बोटनी सभी एस्ट्रोनॉट्स का हेड बन जाता है, जो उन्हें सिखाता है कि दूसरे प्लेनेट पर कैसे जिंदा रहा जाता है और कैसे अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देना है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।